ठीक है, तो वी आर कंटिन्यूइंग विद लेबर मार्केट। और अभी जो हम सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं ना, इट इज परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट। सही है। अब परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट का मतलब क्या होता है? परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट की जो थ्योरी होती है ना, उस थ्योरी को बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट थ्योरी फॉर लेबर डिमांड। मतलब बेसिकली परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट के अंदर ही ये थ्योरी आती है, विच इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट थ्योरी फॉर लेबर डिमांड इन अ परफेक्ट लेबर मार्केट। अब ये होता क्या है? The demand for labor is derived from the marginal revenue product of labor. It is a derived demand. तो देखो, पहली बेसिक चीज तो हमने ये पढ़ ली थी कि लेबर की डिमांड जो है ना, वो डिराइव होती है फ्रॉम द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। फर्म्स डिमांड firms demand labor to produce goods and services. The demand for each labor is derived from the demand of final output produced. तो अब आप इस चीज को समझो कि आप लेबर की डिमांड करते क्यों हो। देखो, एज अ बिजनेस अगर मैं लेबर की डिमांड कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ? चलो, मेरा आपसे सवाल है, अगर आपका बिजनेस है और आप लेबर की डिमांड कर रहे हो तो उसकी रीजन क्या है? लेबर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? एक बिजनेस के लिए लेबर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? वाई डू वी हायर लेबर? ये हसन से इस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। बाकी बताओ, वाई डू यू हायर लेबर इन योर बिजनेस? एक जवाब मुझे आया है कि भाई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हायर करते हैं। और क्या जवाब है? आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। ठीक है, अनस ने बोला आउटपुट। और तो जवाब मुझे सुनना है ना, वो जवाब नहीं आ रहा है। बताओ, जल्दी बताओ, ट्राई तो करो। वाई डू यू हायर लेबर इन योर बिजनेस? मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और क्यों हायर करते हैं लेबर को? टू रन बिजनेस एक्टिविटीज, टू प्रोड्यूस एफिशिएंटली। हम लेबर को हायर करते हैं कमाने के लिए। लेबर ना हमें कमा के देता है, ये जवाब है इसका। ये एज अ बिजनेस अगर मैंने लेबर को हायर किया हुआ है ना, तो मैंने उसको इसलिए हायर किया हुआ है क्योंकि वो मुझे कमा के देगा। ऑन्टरप्रेन्योर को ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। लेबर को हम इसलिए हायर करते हैं क्योंकि वो हमें पैसा कमा के देगा। सही है। आगे यही लिखा हुआ है, marginal revenue product is the marginal revenue that the firms gain from employing one more worker. वर्कर को हायर करते हुए आप ये नहीं देखोगे कि ये आपको कितना एडिशनल प्रोडक्ट बना के दे रहा है, आप देखोगे वो आपको कितना कमा के दे रहा है। The MRP is found by multiplying two elements, the marginal product of labor and the marginal revenue gained by selling one more unit of output. अब इसकी मिसाल, भाई मैंने एक एक्स्ट्रा वर्कर हायर किया, सही है। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज द एक्स्ट्रा आउटपुट produced by the last worker. Thus, if the last worker produces, for example, 100, भाई एक एडिशनल वर्कर मैंने हायर किया, उसने मुझे 100 यूनिट बना के दिए, तो ये 100 यूनिट मेरे लिए मायने नहीं रखते। मेरे लिए क्या मायने रखता है? इस 100 यूनिट से मैंने कमाया क्या है। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल रेवेन्यू मेरे लिए मायना नहीं रखता। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है ना, वो मेरे लिए मायने रखता है। 100 प्रोडक्ट उसने मुझे बना के दिए और एक एक यूनिट जो है ना, जो जो वो बना रहा है, वो $2 का है। फॉर ईच एडिशनल आउटपुट, then the worker's MRPL, which is the marginal revenue product for labor, is $200. The extra worker is adding $200 to the firm's revenue. This is why you hire a worker. वो जो एक्स्ट्रा वर्कर मुझे रेवेन्यू मेरे बिजनेस में डाल के दे रहे हैं ना, मैंने उस इसलिए उसको हायर किया। मैंने इसलिए हायर नहीं किया कि वो मुझे आउटपुट बना के देगा, वो मेरी मैनेजमेंट करेगा, मुझे पैसे कमाने हैं उससे। वो मुझे जिस दिन पैसे कमा के नहीं देगा, मैं उसको काम से निकाल दूंगा। ये होता है द रीजन फॉर हायरिंग वर्कर्स। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर की थ्योरी ये कहती है कि यू हायर वर्कर्स टू अर्न फ्रॉम देम। तो आप ये देखोगे कि वो आपको कितना एडिशनल प्रोडक्ट बना के दे रहा है, वो एडिशनल प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है, कुल मिला के जो वैल्यू आ रही है ना, विच इज द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, दिस इज व्हाट मैटर्स। कह रहे चीज। तो इस थ्योरी की अजम्पशंस क्या हैं? ये जो हम परफेक्ट लेबर मार्केट पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी? अकॉर्डिंग टू द बेसिक अजम्पशन ऑफ एमआरपीएल थ्योरी, फर्म्स ऑपरेट इन परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ द लेबर एंड द प्रोडक्ट मार्केट। अब ये बहुत बड़ी अजम्पशन है। अगर प्रोडक्ट मार्केट, जो मार्केट स्ट्रक्चर्स में ये 4 मार्केट स्ट्रक्चर पढ़े, तो उसमें से एक मार्केट स्ट्रक्चर था परफेक्ट कंपटीशन। अगर प्रोडक्ट मार्केट परफेक्ट कंपटीशन है, तो लेबर की मार्केट भी परफेक्ट कंपटीशन है। अगर लेबर की मार्केट परफेक्ट कंपटीशन है, तो प्रोडक्ट की मार्केट भी परफेक्ट कंपटीशन है। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेबर मार्केट परफेक्ट कंपटीशन है, तो प्रोडक्ट की मार्केट भी परफेक्ट कंपटीशन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को मार्जिनल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस मार्जिनल रेवेन्यू विल बी कांस्टेंट। व्हाई विल इट बी कांस्टेंट? बिकॉज वी आर अज्यूमिंग इफ द लेबर मार्केट इज परफेक्ट,
द प्रोडक्ट मार्केट इज ऑल्सो परफेक्ट। और हमने पढ़ा था परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मिस्टर डार्प, याद है मिस्टर डार्प? मिस्टर डार्प में क्या पढ़ा था कि प्राइस, एमआर, एवरेज रेवेन्यू, ये सारी चीजें इक्वल होती हैं और कांस्टेंट होती हैं। हॉरिजॉन्टल डिमांड का बनाया था ना, तो उसमें क्या सीखा था कि एम आर ऑलवेज स्टेज कांस्टेंट, ए आर ऑलवेज स्टेज कांस्टेंट, प्राइस ऑलवेज स्टेज कांस्टेंट। इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूं ना कि $2 मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है, तो ये $2 ही रहेगा फॉर एवरी एडिशनल यूनिट यू सेल। और क्या assumptions हैं? तो बेसिकली वी आर मल्टीप्लाइंग प्राइस विद एमपीएल विच इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और क्या assumptions हैं? परफेक्ट कंपटीशन इन द फैक्टर एंड द प्रोडक्ट मार्केट, ये ऑलरेडी बता दिया। ऑल फैक्टर्स आर होमोजीनियस या होमोजेनियस, कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। होमोजीनियस वैसे सही वर्ड है। होमोजीनियस क्यों होते हैं? बेसिकली होमोजीनियस इसलिए होते हैं क्योंकि भाई अजम्पशन है, अज्यूम किया जाता है कि हर वर्कर की स्किल सेम है। जिस तरह नहीं परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट मार्केट में अज्यूम किया था कि हर प्रोडक्ट सेम है, तो यहाँ पर अज्यूम किया जा रहा है कि हर वर्कर की स्किल सेम है, सारे वर्कर्स का स्किल सेट सेम है, हर वर्कर सेम प्रोडक्टिविटी से काम कर रहा है। They can be substituted for each other. Obviously, if they are same, they can be substituted. Perfect information and perfect mobility of factors between different places and employment. वर्कर को परफेक्ट नॉलेज है, जिस तरह वहां पर कंज्यूमर्स को परफेक्ट नॉलेज होती थी, यहाँ पर वर्कर्स को परफेक्ट नॉलेज है। वर्कर एक्सप्लॉइट नहीं होगा। अगर आप वर्कर को वेज ऊपर नीचे दोगे, उसको पता चल जाएगा कि ये मुझे बना रहा है। ये इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। थ्योरी ऑफ सप्लाई में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। पिज्जा पार्लर वाली एग्जांपल याद है? पिज्जा पार्लर वाली एग्जांपल याद है? मैट थ्योरी पूरी सिखाई थी। क्या सीखा था उसमें कि आपका कैपिटल और लैंड फिक्स्ड होता है शॉर्ट रन में, लेबर को आप बढ़ाते जाते हो तो इनिशियली लेबर्स आर एफिशिएंट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बढ़ता है। पर विद टाइम जब आप अपने फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हो, तो हर लेबर का एडिशनल आउटपुट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। शुरू शुरू में शेफ जो है वो पिज्जा ज्यादा बना रहे होते हैं क्योंकि स्पेशलाइजेशन हो रही होती है, पर विद टाइम ओवन तो दो ही है, शेफ घुसाते जाओगे तो हर एडिशनल शेफ का आउटपुट कम होना शुरू हो जाएगा। याद है एग्जांपल? तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स की अजम्पशन है यहाँ पे। ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से अफेक्ट हुआ हुआ है। इसका मतलब इनिशियली एमपीएल जो है वो बढ़ता है, फिर एमपीएल कम होना शुरू हो जाता है। इट इज एप्लीकेबल इन द लॉन्ग रन। ये एक छोटी सी अजम्पशन है, इसकी इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एमसीक्यूज के लिए बड़ा जरूरी है। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब फुली एम्प्लॉयड रिसोर्सेज हैं। परफेक्ट मार्केट है ना भाई, परफेक्ट मार्केट में तो लेबर सारे एम्प्लॉयड होंगे। The firms are motivated by profit maximization. It is a very basic assumption. No barriers to entry or exit. Perfect labor market है. All firms are wage takers. जाहिर सी बात है, perfect competition है, हर वर्कर को perfect knowledge है, तो उनको बना नहीं सकते। जो भी मार्केट में वेज होगी वो वेज आपको देनी पड़ेगी। तो wages are set in the market और वो सारी वेजेस एब्जॉर्ब की जाती है बाय द फर्म, सो दे ऑल चार्ज द सेम वेजेस। ठीक है? तो हसन बेटा बात वही है ना, अगर आप एक वर्कर को हायर कर रहे हो तो आप, आपका मोटिव ये नहीं है कि वो आपको प्रोडक्ट बना के देगा, आपका मोटिव ये है कि वो आपको कमा के देगा। अगर वो आपको कम प्रोडक्ट में भी कमा के दे रहा है तो आप उसको कुछ नहीं बोलोगे। आप उसको ये नहीं बोलोगे मुझे 1000 प्रोडक्ट बना के दे। अगर वो आपको 500 प्रोडक्ट में भी कमा के दे रहा है, अच्छी चीज बना रहा है, तो आप उसको हायर कर लोगे। तो इस असम्पशन में मैं आपको समझा रहा था ये चीज। अभी डिपेंड करता है सेक्टर्स के ऊपर भी कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है। सही है? मैं आपको एक जनरल बात बता रहा था कि वी हायर वर्कर्स टू अर्न फ्रॉम देम। सही है? यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। कोई सवाल यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, फिर आपकी आती है एमआरपीएल थ्योरी। एमआरपीएल थ्योरी वो अगेन मैंने आपको समझा दी, उसका कर्व बनाना है मुझे। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर का कर्व बनता कैसे है? सही है? मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर परफेक्ट कंपटीशन लेबर मार्केट है तो परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट मार्केट है। तो प्रोडक्ट मार्केट में जो एमआर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो आपने एक कांस्टेंट एमआर बनाया जिसके इक्वल एआर भी होता था, जिसके इक्वल डिमांड भी होता था। अभी मैंने सिर्फ एमआर लिखा है। तो $1 मेरा एमआर है विच विल रिमेन द सेम फॉर एवरी यूनिट यू सेल। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिमिनिशिंग रिटर्न्स के हिसाब से बनता है। तो इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता है। ये हमने पता है, ये शेप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमारे लिए नया नहीं है। जब मैं एमआर को एमपीएल से मल्टीप्लाई करूंगा, वी विल गेट एमआरपीएल विच इज द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड इट इज अ डॉलर कर्व। ये रेवेन्यू है, जाहिर सी बात है रेवेन्यू है। इसके साथ मैंने लिखा हुआ है इक्वल्स टू द डिमांड फॉर लेबर। ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको बिल्कुल आखिरी स्लाइड में बताऊंगा जब हमारी थ्योरी खत्म हो जाएगी कि मैंने एमआरपीएल के साथ डिमांड फॉर लेबर क्यों लिखा है। वैसे तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि we demand workers to earn from them, hence the MRP curve is equals to the demand for labor, hence the MRP का कर्व इज इक्वल्स टू द डिमांड फॉर लेबर। पर बेसिकली इसकी डेरिवेशन आई कैसे? देखो एक बात तो क्लियर है
कि अगर मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर 5 है और इसको मैं $1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा $5। अगर मेरा एमपीएल 2 है, इसको अगर मैं $1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा $2। तो बेसिकली जो एमआरपीएल का शेप है ना, वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से आ रहा है, और जब ये मार्जिनल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डॉलर बन रहा है। क्लियर है चीज? तो शेप इसका डिराइव हो रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से, जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एमआर से, तो ये डॉलर बन रहा है। क्लियर है चीज? तो एमआरपीएल इनिशियली राइजेस देन फॉल्स बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कॉन्सेप्ट से। तो एमपीएल वाली चीज आ रही है यहाँ पे। तो एमआरपीएल का शेप ऐसा होता है। तो इन द शॉर्ट रन ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड एक्सेप्ट लेबर। The law of diminishing returns states that the marginal product of labor will increase initially, but will start to decline if more and more units of labor are used. बेसिक बातें पढ़ चुके हैं, आगे सुनो। अब परफेक्ट लेबर मार्केट में सप्लाई ऑफ लेबर कैसा बनता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो भाई सप्लाई ऑफ लेबर जो है फर्म का परफेक्ट लेबर मार्केट में कैसे बनता है? हर वर्कर को जब मैं हायर करूंगा, इफ आई हायर 1 वर्कर, 2 वर्कर, 3 वर्कर और 4 वर्कर्स, आई विल पे देम द सेम अमाउंट। सबको $5 मिलेंगे क्योंकि वर्कर्स की स्किल सेम है, होमोजेनियस वर्कर्स हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होती है? ओवरऑल वर्कर्स की कॉस्ट। 5 multiplied by 1 is 5, 5 multiplied by 2 is 10, 5 multiplied by 3 is 15, and 5 multiplied by 4 is 20. Now, what is the average cost of labor? Average cost of labor is the cost of labor to firm per labor employed. What is the formula of average cost of labor? Average cost of labor का formula क्या होता है? Average cost of labor का formula होता है total cost of labor। एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी टोटल कॉस्ट जो है वो 5 है, उसको मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। मेरी टोटल कॉस्ट 10 है, 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। 15 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। कहने का मकसद क्या है कि वेजेस आर इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर। जिस तरह परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट में जो प्रोडक्ट मार्केट थी, जिस तरह वहां पर प्राइस और एवरेज रेवेन्यू इक्वल होते हैं ना, इसी तरह परफेक्ट लेबर मार्केट में वेजेस और एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर इक्वल होते हैं। तो वेजेस आर इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर भी वेजेस की इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि यू आर पेइंग एवरी वर्कर द सेम अमाउंट। हर वर्कर को सेम पैसे मिल रहे हैं। इसका मतलब एवरी एडिशनल वर्कर यू हायर यू आर पेइंग द सेम अमाउंट। इसका मतलब आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर भी जो है वो वेज की इक्वल होगी, क्योंकि हर एडिशनल वर्कर को सेम पैसे मिल रहे हैं। जिस तरह परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस जो है वो एवरेज रेवेन्यू की इक्वल था, जो कि मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वल था, जो कि डिमांड की इक्वल था, जिसको हमने नाम दिया था मिस्टर डार्ट का, याद है? मिस्टर डार्ट का इसको हमने नाम दिया था। इसी तरीके से यहां पर भी सेम सिनेरियो चल रहा है। इसी तरीके से यहां पर भी सेम सिनेरियो चल रहा है। परफेक्ट गुड्स मार्केट जो हमने मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़ा था, यहां पर भी देखो क्या हो रहा है। वेज, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, ये सारी चीजें इक्वल है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर एडिशनल कॉस्ट ऑफ हायरिंग 1 एक्स्ट्रा वर्कर है। एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर हमारी बेसिकली द कॉस्ट ऑफ लेबर टू फर्म पर लेबर एम्प्लॉयड है। पर यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा हुआ है, wage equals to average cost of labor is always true for all labor market structures. imperfect कंपटीशन में प्राइस और एआर इक्वल थे, परफेक्ट कंपटीशन में भी प्राइस और एआर इक्वल थे। याद है ये चीज? परफेक्ट कंपटीशन में एआर और एमआर इक्वल थे, पर इम्परफेक्ट कंपटीशन में एआर और एमआर इक्वल नहीं थे। यहां पर भी यही होता है। परफेक्ट लेबर मार्केट में वेज और एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर इक्वल है। इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में भी, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वेज और एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर इक्वल है। परफेक्ट लेबर मार्केट में एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर की इक्वल है, बिकॉज एवरी एडिशनल वर्कर यू हायर यू आर पेइंग द सेम वेज। बट इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर विल नॉट बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, क्योंकि आप हर वर्कर को अलग पैसे दोगे, वेज डिस्क्रिमिनेशन करोगे, इलास्टिसिटी के बेसिस पे पैसे दोगे, स्किल्स के बेसिस पे पैसे दोगे, डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे पैसे दोगे। तो ये सारी चीजें इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में आती है, जो रियलिटी है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। आपको अभी से यहाँ पर क्रिटिसिज्म समझ आ गए होंगे, ऐसी लेबर मार्केट तो सर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, तो नहीं करती। ये भी एक बेंचमार्क है। ये क्यों पढ़ा जाता है? टू कंपेयर इट विद रियलिटी। परफेक्ट कंपटीशन क्यों पढ़ देते हैं? ताकि उसको इम्परफेक्ट से कंपेयर कर सकें। तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर कंपेरिजन पर्पसेस। एवरी लेबर मार्केट शुड बी लाइक दिस, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो किस तरह वेज निकलती है इंडस्ट्री में? जब सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड फॉर लेबर इक्वल होते हैं तो एक वेज आती है। तो वेज इज डिटरमिन्ड इन द इंडस्ट्री फॉर ऑल लेबर एंड फर्म्स। फिर इसी वेज को एब्जॉर्ब करती है इंडिविजुअल फर्म्स, और हर फर्म जो है ना फिर सेम वेज चार्ज करती है। तो वेज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर विच इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर विच इज इक्वल टू द मार्केट कॉस्ट। तो आपका सप्लाई ऑफ लेबर फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। तो ईच फर्म फॉलोज द सेम वेज रेट, तो एवरी फर्म इज अ वेज टेकर।
तो MRPL theory for perfect market considers labor supply for each firm to be perfectly elastic at market wage. Market wage पे supply of labor is perfectly elastic. और इसकी हिंट हमें लास्ट क्लास में मिल गई थी जब हम ट्रांसफर अर्निंग इकोनॉमिक रेंट पढ़ रहे थे। वहां पर मैंने ये चीज आपको बता दी थी कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब है कि हर वर्कर की स्किल सेम है, हाईली कंपेरेटिव लेबर मार्केट है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट में होता है। तो सवाल ये होता है कि परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट में अब इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? हाउ इज द इक्विलिब्रियम डिटरमिन्ड इन द परफेक्ट लेबर मार्केट? तो परफेक्ट लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होता है जहां पर फर्म्स का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, बिकॉज एवरी फर्म वर्क्स फॉर प्रॉफिट। और मैंने आपको अजम्पशन दिखा दी थी कि हर फर्म को प्रॉफिट चाहिए। तो इक्विलिब्रियम आपका उस पॉइंट पे आएगा जहां पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म ऑपरेट्स वेयर MRPL इज इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉयमेंट वो पॉइंट होता है जहां पर एमआरपी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर के इक्वल है। द फर्म एम्प्लॉय लेबर बाय वेइंग अप द कॉस्ट एंड ऑफ employing extra workers against the benefits. It will use the same principles of the goods market to decide that output. जिस तरह गुड्स मार्केट में MC इक्वल्स टू MR पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट आता था, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट का लेवल जहां पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, तो वो किधर होता है? जब MRP इज इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। ये वो पॉइंट है जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अगर मेरा MRP मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर के ऊपर है, अगर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर के ऊपर है, तो लेबर एम्प्लॉयमेंट एड्स मोर टू द रेवेन्यू देन टू द कॉस्ट। तो जब तक आपका लेबर ज्यादा रेवेन्यू पे कंट्रीब्यूट कर रहा है एज कंपेयर टू द कॉस्ट, यू शुड बी हायरिंग वर्कर्स। फर्म रिसीव्स प्रॉफिट फ्रॉम एडिशनल लेबर एम्प्लॉयड। अगर MRPL MCL से ज्यादा है, तो फॉर एवरी एडिशनल वर्कर यू हायर, आप पैसा बन रहा है, एडिशनल पैसा कम हो रहा है, टोटल पैसा तो बढ़ रहा है ना। ये वही वाली अजम्पशन है जो कितनी बार आप पढ़ ली है। जब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर MRPL के आगे है, तो इसका मतलब फर्म्स इंकर्ड हाई कॉस्ट फ्रॉम लेबर देन इंक्रीज इन द रेवेन्यू। तो ये तो स्ट्रेट पॉइंट है कि आपको एम्प्लॉयमेंट अब कम करनी पड़ेगी, नुकसान हो रहा है। आपको एम्प्लॉयमेंट कम करनी पड़ेगी, नुकसान हो रहा है। Hence, MRPL is equal to the marginal cost of labor is the profit maximizing level of employment. ग्राफ कैसे बनता है इसका? इसका ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ सुनना जरा इसका, बड़ा सिंपल है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्राफिकली दिखा रहा हूं आपको। ये पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है, which is marginal revenue product is equals to the marginal cost of labor। सही है। तो क्या करोगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, दिस इज वेज, दिस इज क्वांटिटी of labor, this is wage, this is supply of labor which is equals to the average cost of labor which is equals to the marginal cost of labor, and this is origin। फिर आपने बनाया एक marginal revenue product of labor, MRPL which is equals to the demand for labor। मतलब डिमांड फॉर लेबर की लाइन ही MRPL की लाइन। ये वो पॉइंट है जिसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। मतलब ये वो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, ये वो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है जहां पर आपका प्रॉफिट मैक्स हो रहा है। पहले बात, अगर मैं यहां पर ऑपरेट करता हूं ना, अगर मैं यहां ऑपरेट करता हूं, जैसे पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, और ये मेरा क्वांटिटी ऑफ लेबर है, लेट्स से QL1। ये जो क्वांटिटी है ना, यहां पर मेरा पर यूनिट प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। यहां पर मेरा पर यूनिट प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, मुझे पर लेबर मैक्सिमाइज हो रहा है बेसिकली। यहां पर मेरा पर लेबर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। मुझे पर लेबर प्रॉफिट थोड़ी मैक्सिमाइज करना है, मुझे टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। अगर मैं इस एम्प्लॉयमेंट लेवल से आगे जाता हूं तो बुराई नहीं है, क्योंकि मेरे हर एडिशनल लेबर का मुझे फायदा कम हो रहा है, पर मेरा टोटल फायदा तो बढ़ रहा है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट पे ऑपरेट करता हूं तो मुझे कम फायदा हो रहा है। मुझे क्या फायदा हो रहा है? कम फायदा हो रहा है, बिकॉज दिस इज द प्रॉफिट विच आई विल फॉरगो। क्योंकि अगर मैं इस क्वांटिटी से आगे आता हूं तो मेरा MRPL कम हो रहा है, पर मेरी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर जो है
वो कांस्टेंट है। इसका मतलब एडिशनल प्रॉफिट हर लेबर से कम हो रहा है, टोटल प्रॉफिट तो बढ़ रहा होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं QL1 से QL पे जाता हूं, मेरा एडिशनल प्रॉफिट कम हो रहा है हर वर्कर से, पर मेरा टोटल प्रॉफिट तो अभी भी बढ़ रहा है। इसका मतलब आई शुड बी हायरिंग एट अ टिल द पॉइंट वेयर द MRPL इज इक्वल टू द MCL। ये वो पॉइंट है जहां पर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। और अगर मैं इससे भी आगे चली गया, लेट से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ गया, तो यहाँ तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि एक लेमैन भी बता देगा कि भाई नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि कॉस्ट ऊपर है, रेवेन्यू नीचे है। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट पे लेवल पे कोई बेवकूफी ऑपरेट करेगा, नहीं करना है, इसके पीछे आना है, इससे पीछे आना है, नुकसान हो रहा है, पीछे आना है, क्लियर है, पीछे आना है। सही है। तो आप इस चीज को समझो, ऑल्दो QL1 पे MRPL इज ग्रेटर देन द MCL, बट इट इज स्टिल अ लॉस। अगर ज्यादा फायदा हो सकता है और फिर भी कम फायदा कर रहे हो तो नुकसान है। ज्यादा फायदे से कम फायदे को नुकसान कहते हैं। डायलॉग याद है सारे? यही प्रिंसिपल्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं और ये हमने काफी बार देख लिया है। और यहाँ पर आपकी कॉस्ट रेवेन्यू से ऊपर है तो सीधा सीधा नुकसान है। तो ये तो बड़ा सिंपल एक ग्राफ बन गया कि वी विल ऑपरेट एट दिस पॉइंट एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम इन अ परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट। पर एक बार पेपर में केस आया था, इतना सिंपल वो है नहीं। सही है, इतना आसानी वो हमारे लिए करता नहीं है कभी भी, वो हमें हमेशा कंफ्यूज करता है। MCQ में अजीब सा डायग्राम बना के दे दिया। MCQ में जो है वो अजीब सा डायग्राम बना के दे दिया। मजे की बात है, मैं उससे पहले भी पढ़ाता था तो मेरे तो बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था। पर बच्चे की भी गलती नहीं है अगर वो कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि चीज टेढ़ी है। तो ये चीज क्या है, उसने ना MRP ऐसा बना के दे दिया। अब इस MRPL में मसला ये है कि एक इक्विलिब्रियम ये है और एक इक्विलिब्रियम ये है। दो ऐसे पॉइंट आ रहे हैं जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। एक इस पॉइंट पे भी है QL1 पे, और एक QL2 पे भी है। अब मसला है, यहाँ पर भी MCL इज इक्वल टू MRP है, यहाँ पर भी MCL इज इक्वल टू MRP है। तो ई पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है या E1 पे हो रहा है? आप बता दो जरा, किधर मैक्सिमाइज हो रहा है? ई पे हो रहा है कि E1 पे हो रहा है? E1 पे हो रहा है। क्यों E1 पे हो रहा है? इसकी लॉजिक समझ लो भाई। इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर तुम QL1 से आगे जाते हो तो हर एडिशनल वर्कर आपके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई, प्रॉफिट बढ़ रहा है आपका। और अगर मिसाल के तौर पे आप यहां पर आके रुक जाते हो, वही बात हो गई। अगर आप इस क्वांटिटी पे आके रुक जाते हो तो वही बात हो गई, आपका MRPL MCL से ज्यादा है, पर आपका पर यूनिट मैक्सिमाइज हो रहा है। आपको पर यूनिट थोड़ी मैक्सिमाइज करना है, आपको टोटल मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब अगर आप यहां से भी आगे जाओगे तो आपका हर एडिशनल लेबर से आपका प्रॉफिट तो कम हो रहा है, पर ये टोटल प्रॉफिट है पूरा। अगर आप यहां ऑपरेट करोगे तो ये पूरा टोटल प्रॉफिट तो आपने फॉरगो कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऑपरेट यहां पर करना है, क्योंकि मैं जब यहां ऑपरेट करूंगा तो मेरा टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो चुका है। समझ आ रही है बात? इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा उस पॉइंट पे ऑपरेट करना है जिसके बाद नुकसान है। E1 के बाद नुकसान है, E1 के बाद नुकसान है, क्योंकि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर आपकी बैंड बजेगी। क्यों बैंड बजेगी? क्योंकि अब आपकी सीधी सीधी जो है ना वो कॉस्ट ऊपर है। ये वो क्वांटिटी है जहां पर आपकी कॉस्ट ऊपर है। MCL इज ग्रेटर देन MRP, तो यहां से तो अपने को पीछे ही आना है, सीधी सीधी बात है। तो वी विल ऑपरेट एट दिस पॉइंट। क्लियर है चीज? अब इसको फ्लिप डायग्राम से समझो। जब मैं एज अ स्टूडेंट था ना तो मैं इसको किस तरह करता था याद करने के लिए। फ्लिप डायग्राम अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेट करके लेबर मार्केट को पढ़ लो ना तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्लिप डायग्राम क्या होती है? PCR, अब आपको थ्रो बैक आ रहा होगा, जब हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था तो हमने PCR लिखा था पहली बार। मिस्टर डाब बनाया था, याद है? प्राइस इज इक्वल्स टू डिमांड इज इक्वल्स टू AR विच इज इक्वल्स टू MR। फिर हमने बनाया था मार्जिनल कॉस्ट। फिर हमने सीखा था कि भाई ये वो पॉइंट है जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। क्यों प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है? क्योंकि अगर मैं पीछे ऑपरेट करूंगा, अगर मैं इसके पीछे ऑपरेट करूंगा तो मुझे पर यूनिट प्रॉफिट में फायदा हो रहा है, मुझे कम फायदा हो रहा है, क्योंकि मेरा टोटल थोड़ी मैक्सिमाइज हुआ है, मुझे कम फायदा हो रहा है, याद है? पर यहां से जब मैं आगे जाऊंगा तो हर यूनिट का एडिशनल प्रॉफिट भले कम हो रहा है पर टोटल तो बढ़ रहा है। और अगर मैं 1.5 होशियारी में यहां से भी आगे निकल गया तो मेरा सीधा सीधा नुकसान है, मुझे पीछे आना है।
क्योंकि यहाँ पर मुझे बकायदा अब लॉस हो रहा है। फ्लिप डायग्राम क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि इसके बराबर में अगर मैं आपके सामने लेबर मार्केट का ग्राफ बनाऊंगा ना, आप खुद बोलोगे हाँ सर ये फ्लिप डायग्राम है। आप मार्केट स्ट्रक्चर वाले ग्राफ को फ्लिप कर दो, लेबर मार्केट का ग्राफ बन जाएगा। फ्लिप कर दिया, देखो डायग्राम फ्लिप हो गया, बन गया परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट का ग्राफ। ये चीज तो बड़ी है अभी भी से। सही है, यहां पर ऑपरेट करना है, यहां ऑपरेट करेंगे तो कम फायदा है। फायदा है, ये नहीं कह रहा फायदा नहीं है, कम फायदा है। आपको फायदा मैक्सिमाइज करना है, आपको यहां से भी आगे जाना है। जब आप यहां से आगे बढ़ोगे तो आपका हर एडिशनल यूनिट का प्रॉफिट कम होगा, टोटल बढ़ेगा। पर क्यू पे रुक जाना है, क्योंकि अगर क्यू से भी आगे निकल गए ना तो फिर नुकसान है। तो ये डेढ़ होशियारी हो जाएगी। तो यहां से अगर तुम आगे निकल भी गए हो तो तुम्हें पीछे आना है, क्योंकि तुम्हें इस क्वांटिटी पे नुकसान हो रहा है, लॉस है। तो यहां से तुम्हें पीछे आना है। ले रहे ये चीज, कोई मसला? तो मार्केट स्ट्रक्चर के ग्राफ को फ्लिप कर दोगे तो लेबर मार्केट का परफेक्टली कंपेयर्ड लेबर मार्केट का ग्राफ बन जाएगा। अब जो मैं आपको कब से वो चीज कह रहा हूं कि एमआरपीएल डिमांड फॉर लेबर है, तो उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नो मैटर व्हाट द वेज रेट, द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी फाउंड फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ वेज एंड एमआरपीएल एट वेज रेट डब्ल्यू क्यू लेबर इज एम्प्लॉयड। तो साथ साथ एक्सप्लेनेशन को फॉलो कर रहा हूँ ग्राफ बनाने में, ठीक है। ये देखो, वेज, सप्लाई ऑफ लेबर, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, ठीक है। ये एमआरपीएल, ठीक है। सही है। अब मुझे एक चीज बताओ कि वेज रेट डब्ल्यू पे आई एम हायरिंग क्यूएल वर्कर्स। सही। अच्छा, एज द वेज रेट डिक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ लेबर इंक्रीजेस। ठीक है भाई, वेज रेट को डिक्रीज कर देते हैं। मार्केट में वेज कम हो गई तो हर फर्म वेज टेकर है, सबने अपनी वेज कम कर दी। और देखो लेबर इंक्रीज भी हो रहा है। ऐसा ही है, वर्कर सस्ता पड़ रहा है। दस द एमआरपीएल कर्व शोज द क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड एट ईच वेज रेट। देखो ना, हर वेज रेट पे क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड दिखा रहा है। बट दिस इज जस्ट व्हाट द डिमांड कर्व फॉर लेबर शोज, दस द एमआरपीएल कर्व इज द डिमांड फॉर लेबर कर्व। हमने पहली क्लास में लेबर मार्केट की बेसिक्स में पढ़ा था ना कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड फॉर लेबर होता है, वेज और क्वांटिटी दिखाता है। तो एमआरपीएल कर्व क्या कर रहा है, यही तो दिखा रहा है। जो डिमांड फॉर लेबर का कर्व हमने बेसिक पढ़ा था पहली क्लास में, वो भी हमें ये चीज दिखा रहा है जो ये दिखा रहा है। तो तभी बोला जाता है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर का कर्व ही डिमांड फॉर लेबर का कर्व होता है, इस अजम्पशन पे। और ये अगर मैं चीज आपको नहीं भी बताता और ये वाली स्लाइड में बीच में नहीं भी रखता ना, तो उसके बावजूद भी आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि एमआरपीएल ही डिमांड फॉर लेबर होता है। मतलब इसमें कोई दो बार नहीं है। सही है। अब ये थ्योरी इतनी अनरियलिस्टिक है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो अजम्पशंस आप देख लो आपके सामने। लिमिटेशंस ऑफ एमआरपीएल थ्योरी, ये हमारे आंसर की वैल्यूएशन होगी। assumptions are unrealistic making it impractical, this type of market can not exist in the real world। और ये सिंपल फैक्ट है। all factors are not homogeneous, सबसे पहली बात, हर वर्कर की स्किल सेम नहीं होती। factors are not perfectly mobile, हर वर्कर परफेक्टली मोबाइल नहीं होता, हर कोई ऑक्यूपेशनली मोबाइल नहीं होता, हर कोई जोग्राफिकली मोबाइल नहीं होता, वर्कर्स नहीं होते, इमोबाइल होते हैं वो। परफेक्ट मार्केट्स डू नॉट एग्जिस्ट, मार्केट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शंस होती हैं भाई, डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं। सही है, एक्सपीरियंस होता है। सही है, काफी चीजें हैं, मेल फीमेल वाला मसला है, रेस वाला मसला है, ह्यूमन कैपिटल है भाई, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है कोई कम पढ़ा लिखा है, क्या सबको सेम पैसे मिलेंगे? ये तो पूरी कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दी इसने, ऐसे तो कोई पढ़ाई ना करे। फैक्टर्स आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, अगेन प्रोडक्शन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ वन फैक्टर अलोन, सिर्फ लेबर पे बिजनेस डिपेंडेंट नहीं है। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो लेबर के बेसिस पे, तो ये भी एक अजीब सी बात है। क्योंकि शॉर्ट रन की डेफिनेशन ये बिल्कुल भी नहीं है कि लेबर इज फिक्स्ड एंड ऑल अदर फैक्टर, लेबर इज वेरिएबल एंड ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। डेफिनेशन ये है कि इन द शॉर्ट रन एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। और हम अज्यूम करते हैं कि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो फिक्स है वो कैपिटल और लैंड है, और हम लेबर को वेरिएबल रखते हैं। सही है। प्रॉफिट इज नॉट ऑलवेज द मोटिव, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स, हम अभी हाल में ही पढ़ा है और वहां पर हमने ये सीखा है कि हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता। तो ये भी एक अजम्पशन है यहाँ पे कि हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है। तो इस बेसिस पे आपकी लेबर मार्केट डेवलप हो रही है। क्लियर है ये चीज? फायदे इस पॉलिसी के बिल्कुल हैं कि यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स नहीं हो सकती। मतलब इम्परफेक्ट लेबर मार्केट के जब हम बुराइयां सीखेंगे ना,
इम्परफेक्ट लेबर मार्केट की जब हम बुराइयां सीखेंगे तो वहां पर हम ये चीज पढ़ेंगे कि परफेक्ट लेबर मार्केट के फायदे तो हैं, पर वही बात है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मिनिमम वेज एक मिनिमम वेज है ना बेटा, उसके ऊपर तो वेज चार्ज हो सकती है ना, मतलब उससे ऊपर तो वेज आप दे सकते हो। जैसे ऐसे मिसाल के तौर पे भाई, अगर मैं एक जगह पे टीचर लगाऊं और 25,000 रुपये मिनिमम वेज है, तो क्या मैं 25,000 रुपये में काम करूंगा? मैं तो लाख रुपए मांगूंगा ना भाई उनसे एक घंटे के। मैं 1.5 लाख रुपए मांगूंगा उनसे एक घंटे के, मैं 25,000 में थोड़ी काम करूंगा। तो वहां पर वो फिक्स वेज थोड़ी है, यहाँ पर फिक्स है। मिनिमम वेज का मतलब ये थोड़ी है कि एवरी वर्कर विल बी पेड द सेम अमाउंट, ये खाली फैक्ट्रीज वगैरह में अनस्किल्ड वर्कर्स पे अप्लाई होता है। वेरी चीज, ये आपकी परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट